दोस्तों नमस्कार। नजरिया चाहे चुनावी हो, चाहे इस देश की गवर्नेंस और दूसरी तरफ खड़े इस देश के विपक्षी राजनीतिक दल हों, यह मानकर चलिए कि यह आखिरी लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जो चुनाव के जरिए लड़ी तो जाएगी, लेकिन इस चुनाव में जीत के लिए कौन कौन से रास्ते किस किस रूप में खुलेंगे, अभी उसमें भी वक्त है। और यह वक्त धीरे धीरे कहीं ज्यादा तीखा होता चला जाएगा। राजनीतिक तौर पर विपक्ष मान चुका है कि इस देश के भीतर में गवर्नेंस के तौर तरीके उनके खिलाफ हैं। यानी संविधान द्वारा जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति थी वह इस देश में खत्म हो चली है, और इसका खुला ऐलान अब विपक्ष यह कहकर करने की स्थिति में आ चुका है कि अब तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार अपने आप को तैनात करते हुए यह मानकर चलती है कि इस देश के भीतर में जो भी संस्थान काम कर रहा है वो दरअसल करप्शन को खत्म करने के लिए कर रहा है। यानी बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। जिस लिहाज से समझे, एक का चेहरा एक तरफ, दूसरे का चेहरा दूसरी तरफ। इन दो नजरियों के बीच आज पहला रास्ता चुनाव की दिशा में जाता है, और दूसरा रास्ता इस देश के भीतर में जो मोटी लकीर विपक्ष और गवर्नेंस के बीच खिंच चुकी है उस दिशा में जाता है। आप इन दोनों लकीरों को आज एक साथ परख लीजिए, क्योंकि जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष एकजुट हुआ, और उसका नजारा खुले तौर पर कल रामलीला मैदान में नजर आने वाला है। और इसी नजरिए के साथ अपनी कही पुरानी बातों को, जिसमें सीधे तौर पर इस देश के ईडी और सीबीआई अधिकारी ही नहीं बल्कि तमाम वैसे अधिकारियों को चेताते हुए, बताते हुए राहुल गांधी अब खुलकर यह कहने से कतरा नहीं रहे हैं, सत्ता में आए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल यह मिजाज आपको बहुत पहले इस देश में उन राजनीतिक परिस्थितियों को आईने के तौर पर दिखा देगा जहां पर एक वक्त इस देश में जयप्रकाश नारायण ने इस देश की पुलिस और सेना तक से कहा था कि आप उस वक्त की जो प्रधानमंत्री हैं उनके आदेशों को मत मानिए, क्योंकि लोकतंत्र देश में खत्म हो चला है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति नए तरीके से राहुल गांधी इस बात का अब जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता में आए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बात को कहने का जिक्र और कहने के बाद उसको दोबारा बताने का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? क्या देश के भीतर अब ऐसे माहौल बन चुके हैं जहां पर चुनावी मुनादी के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियां विपक्ष को लगने लगी है कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं? इन दो परिस्थितियों पर चले, हमें उससे पहले लगता है कि राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया और इसको जानते समझते हुए किया कि दरअसल इस बात का जिक्र तो उन्होंने 15 मार्च को किया था, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र हो रहा था। उस वक्त ही उन्होंने चेताया था इस देश के भीतर में किस तरीके से सरकार नेशनल लेवल पे वसूली कर रही है और उसमें कैसे अधिकारी संलग्न है और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल उनकी बात पहले सुन लीजिए, तब इन दो लकीरों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी जिसका जिक्र इस दौर में बड़ा हो चला है कि यह आखिरी लड़ाई क्यों है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने इस बात का सबसे पहले जिक्र 15 मार्च को किया था, और कल उसे दोबारा कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर दोबारा कहा गया तो क्या वाकई इस देश के भीतर में जो नौकरशाह हैं वो संभल जाएं, या राजनीतिक तौर पर विपक्ष ये मानकर चल रहा है, कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि राजनीतिक तौर पर मौजूदा मोदी सरकार बेहद कमजोर जगह पर खड़ी है, उसकी अपनी राजनीतिक जमीन हिली हुई है, इसीलिए सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों का साथ है, और जो भी कहीं पर भी उन्हें चुनाव जिता सकता हो, चाहे एक सीट के आश्रय क्यों नहीं, उसको साथ ले लीजिए और इस दौर में करप्शन बिल्कुल मत देखिए। क्योंकि एक एक बात का जिक्र अगर आपके सामने उभर कर आएगा तो सबसे पहले यह सवाल होगा, दिल्ली की शराब नीति
राजस्व का नुकसान कितना हुआ। अगर सरकार के आंकड़ों को ही समझे तो 1,000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा वो बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर 1,000 करोड़ के आईने के तहत इस देश के भीतर में दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी गिरफ्तार कर ले जाती है और वो जेल में रखने की स्थिति में आती है, तो दूसरी तरफ याद कीजिए, इस देश के सबसे बड़े माइनिंग क्षेत्र के माफिया जनार्दन रेड्डी बेल्लारी में आज भी उनके घुसने पर प्रतिबंध है। अदालत ने यह प्रतिबंध लगाया हुआ है। वो जेल गए, लेकिन उसके बाद 2015 में उनको जमानत मिल गई। 2018 में देश के गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव प्रचार के मोड में थे, तब वो कर्नाटक पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के तमाम लोगों से कहा था आप इनसे दूर रहेंगे। लेकिन 2024 की स्थिति ऐसी आ गई कि अब खुद वो उनके करीब आ गए। उन्होंने कहा क्या, ये हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले समझिए उनके जरिए जो आकलन लोकायुक्त ने किया, जो अदालत ने किया, उससे राजस्व का घाटा 16,500 करोड़ का हुआ। वह मंजूर है और वह बीजेपी को अपनी मां समझते हैं। राजनीतिक तौर पर उनका जन्म बीजेपी के भीतर ही हुआ है, लेकिन जैसे ही बात करप्शन की होगी, और यहां पर यह भी जानना समझना जरूरी है कि बकायदा अदालत के निर्देश के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी और सीबीआई ने 5 सितंबर 2011 को अरेस्ट कर लिया था जनार्दन रेड्डी को, और जमानत 21 जनवरी 2015 को उनको मिल गई। लेकिन कहा क्या गया और इस दौर में क्यों ऐसा जिक्र हो रहा है कि राजनीतिक तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है चुनाव के मद्देनजर, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2018 में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी का उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, और 2024 में जनार्दन रेड्डी जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं अमित शाह ने मुझसे कहा कि मेरे बाहर से समर्थन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरा राजनीतिक जन्म बीजेपी में हुआ है और उन्होंने मुझे पार्टी में लौटने को कहा। बीजेपी मेरी मां की तरह है और मैं वापस लौट रहा हूं। आप सोच रहे होंगे एक मामला, जी नहीं, हमें लगता है आज पूरी फहरिस्त चुनाव के इर्द गिर्द जिस तरीके से खड़ी है उसको आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए 2013-14 में 2G का जिक्र होता था, जीजाजी का जिक्र होता था। रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन जमीनों का जिक्र था, चाहे वो हरियाणा में हो या राजस्थान में हो, दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार रही है और अभी भी दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। जब से ये पूरा केस निकला है, बावजूद इसके कोई मामला उनके खिलाफ बना क्यों नहीं? वो बाहर क्यों हैं? लालू यादव वो जेल में क्यों नहीं है? क्या इस दौर में कोई दूसरी राजनीतिक परिस्थिति बीजेपी के सामने है, या वो मान चुकी है कि बिहार के भीतर मुस्लिम और यादव अगर मिल जाए तो 32% और उसके बाद दलित और बैकवर्ड मिल जाए तो फिर बीजेपी की स्थिति नाजुक? तो राजनीतिक मुद्दा बनाए रखिए। यानी इस दौर की गवर्नेंस ने तमाम एजेंसियों को सिखला दिया, नौकरशाहों को बता दिया आरोपी हर कोई रहेगा, दोषी कोई नहीं होगा। राजनीतिक तौर पर आरोपी के जरिए राजनीति साधी जा सकती है, दोषी करार देंगे तो उसके बाद कोई लाभ मिलेगा नहीं। और इसी फहरिस्त में हेमंत सोरेन, क्या कोई बता सकता है? और इस दौर में ईडी ने जानने की कोशिश की, सीबीआई ने जानने की कोशिश की, वो कौन सी जमीन है? उस जमीन को सामने लाने की कोशिश की गई जिस जमीन के टुकड़े पर कब्जा करते हुए हेमंत सोरेन को बताया गया, जो फाइलों में दर्ज है। वो बार बार कहते रहे जमीन का टुकड़ा तो दिखाइए, और यही स्थिति तेजस्वी यादव की रही। वो बोलते रहे वो कौन सा मॉल है, किस जगह पर है, दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में, कहां पर है, अब बताइए। तो कोई नहीं बता पाया और लगातार वो आरोपी बने हुए हैं। केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि मनी ट्रेल आपको बताना चाहिए, लेकिन कोई बताने की स्थिति में नहीं है। इसी कड़ी में ध्यान दीजिए तो झारखंड के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री के तौर पर निर्दलीय एमएलए बने थे मधु कोड़ा, और उस दौर में बकायदा बीजेपी का राजनीतिक मिशन था कि इसके जरिए झारखंड में अब कब्जा किया जा सकता है। और जब इस मुद्दे को उन्होंने उठाया तो 2024 आते आते उनकी पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई, और उसके बाद बीजेपी को संभाले हुए जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा बहुत लाभ होगा राजनीतिक तौर पर। करप्शन एक झटके में गायब है।
दुर्गा सोरेन, सोरेन परिवार को लेकर कैसी कैसी कसीदे गढ़ी गई। हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी को भी बीजेपी में ले लिया गया। धनबाद से जिस शख्स को टिकट दिया गया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 में जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनको सांसदी का टिकट दिया गया है। नाम है ढूलू महतो। बकायदा झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 में कहा इनके ऊपर केस चलाइए, यह एक से एक आपराधिक कार्य कर रहे हैं, इनके पास अथाह संपत्ति है, इसकी जांच करिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा, ईडी को कहा। 8 साल बीत गए और उसके बाद सांसदी की टिकट ढूलू महतो को थमा दी गई। राजनीतिक तौर पर यह कितनी आर पार की लड़ाई हो सकती है कि हर कोई चलेगा। और इसी प्रक्रिया के भीतर जब आप और सोचेंगे तो आपके जहन में नाम एक प्रफुल्ल पटेल का आना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि इन्होंने कितना राजस्व का घोटाला किया, सरकार ने बकायदा उस दौर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर और उसके जरिए प्राइवेट के जेट चलाने वाले एक शख्स को लाभालाभ, खुद बकायदा एविएशन मिनिस्टर के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने इस देश के सरकारी खजाने को चूना लगाया है। हजारों करोड़ का आकलन उस वक्त हुआ, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ गए वैसे ही राज्यसभा उन्हें दी गई और अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे डाली। इस प्रक्रिया के भीतर बहुत नाम लिए जा सकते हैं। अशोक चौहान का नाम लिया जा सकता है। आदर्श घोटाले का जिक्र तो 2013-14 में प्रधानमंत्री मोदी खूब करते थे, 2019 में भी करते थे। अजीत पवार, सिंचाई घोटाला हो या फिर कोऑपरेटिव घोटाला हो, हजारों करोड़ का मामला यहां भी, वह भी बंद हो गया। 2G मामले में आपने सुना कोई पॉलिटिशियन जेल गया, किसी को जेल भेजा गया, लेकिन 2G का जिक्र आज भी होता है। इस देश के भीतर में जो कोल ब्लॉक बांटे गए, उसमें आपने सुना किसी पॉलिटिशियन को जेल जाते हुए, या फिर सब कुछ खेल परसेप्शन का था। राजनीतिक तौर पर यह वाकई आर पार की लड़ाई है और कांग्रेस अब बहुत एग्रेसिव तरीके से इस बात को समझ गई है। इसीलिए अब वह इस देश को समझाने के लिए उस वॉशिंग मशीन को लेकर बैठ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताने के लिए कि देखिए क्या स्थिति हो गई है इस देश में सत्ताधारी दल की और मोदी सरकार की। आज वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं। चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए। दरअसल इस देश की स्थिति हंसने हंसाने वाली बिल्कुल नहीं है। इस देश की परिस्थितियों में राजनीति सबसे अहम भूमिका निभाती है और उस राजनीति को साधने के लिए चुनाव होते हैं और चुनाव लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर होते हैं। लेकिन लोकतंत्र के जो तमाम स्तंभ हैं, अगर वो ढहते चले जा रहे हैं तो क्या इस बार चुनाव के जरिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह इसीलिए कहीं आखिरी लड़ाई तो नहीं? क्योंकि इसके बाद की परिस्थितियां कौन संभालेगा, कैसे संभलेंगी, शायद यह एक बड़ा सवाल इस देश के सामने है। क्योंकि जिस ईडी का जिक्र इस दौर में हो चला और खास तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद, अब कल जब रैली होनी है तो उसमें दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी होगी। लेकिन उसके भीतर से जो निकलेगा वह तो कल निकलेगा। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि ईडी ने मार्च 2023 तक की, अगर ईडी की वेबसाइट पर जाइएगा तो आंकड़े नजर आते हैं कि उसने
कितने केस दर्ज किए? वो केस है 5,906 केस उसने दर्ज किए। और बार बार पूछा जाता है कि ईडी की सफलता का रेट क्या है, और ईडी अक्सर कह देती है 90%। कोई समझ नहीं पाता है कि 90% का मतलब क्या होता है। उसकी टेक्निकलिटीज में जाइएगा तो पता चलेगा 5,906 केस में से ईडी ने सिर्फ 25 केस पर ही निपटारा किया है, यानी 25 केस यानी 0.42%। और इस 25 केस में से अगर 23 केस में सजा दिलाई तो फिर उसके हिसाब से 90%। लेकिन इस देश में तमाम केस जो खास तौर से इस दौर में अरेस्ट किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, रिमांड पे लिया जा रहा है, ये सारे सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। तो क्या वाकई ये आर पार की लड़ाई में नौकरशाही सरकार के साथ अगर है तो विपक्ष को अब चेताने की जरूरत इसीलिए आन पड़ी है, और राहुल गांधी इसीलिए कह रहे हैं। मसला इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जिक्र हम आपसे 15 मार्च का कर रहे थे जब राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेताया था, लेकिन सवाल उसके आगे का था। उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि इस देश के भीतर में नेशनल लेवल पे कैसे कोई केंद्र सरकार लोगों से एक्सटॉर्शन कर रही है, और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी को उसमें शरीक कर दिया गया है। हमें लगता है एक चीज जरा और समझ लीजिए, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को कहा कि हम इस पे फैसला सुनाएंगे, रुक जाइए। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री जारी रही। इतना ही नहीं, बॉन्ड की बिक्री भी जारी रही, आरबीआई ने छापा भी और उसको रिलीज भी किया। बॉन्ड को 8,350 करोड़, बॉन्ड तो 1 लाख का भी होता है, लेकिन पहली बार 8,350 करोड़ के जो बॉन्ड छपे, वो सारे बॉन्ड 1-1 करोड़ के थे, यानी 835 बॉन्ड जो थे वह 1-1 करोड़ के थे। सारे बॉन्ड 1-1 करोड़ के थे, यानी 8,350 बॉन्ड जो छपे वो सभी 1-1 करोड़ के तौर पर थे। और उन बॉन्ड को जो रिलीज किया गया, तो उससे पहले 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। लेकिन उसके बावजूद 21 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड सप्लाई किए गए, पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को गया। यह अपने देश में एक अनूठी सोच और अनूठी गवर्नेंस की परिस्थिति है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। बावजूद इसके इलेक्टोरल बॉन्ड छपे, और छपे ही नहीं, एसबीआई ने बकायदा बिल केंद्र सरकार को थमाया कि देखिए हमारा 12 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, जीएसटी के साथ आप पेमेंट कीजिए। सरकार ने भी 8 करोड़ 57 लाख रुपए दे दिए। और उसके बाद दूसरा बिल निकला नासिक से। नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, वहां पर बॉन्ड छपे, उसने भी बिल थमाया कि 1 करोड़ 93 लाख का बिल हुआ जीएसटी के साथ, उसे भी सरकार ने दिया और 1 करोड़ 90 लाख का पेमेंट हो चला है। आरटीआई के जरिए यह जानकारी कमोडोर बत्रा ने निकाली और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कैसे इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसको कह देता है वह भी कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए इस दौर में क्या पूरा सिस्टम हमारा उस चुनाव की दिशा में बढ़ रहा है कि अगर चुनाव मौजूदा सत्ता हार गई तो कल्पना के परे है कि इस देश में क्या होगा, लेकिन अगर वो जीत गई तो वह भी कल्पना के परे है कि इसके बाद क्या क्या होगा। और शायद इसीलिए इन बातों का जिक्र राहुल गांधी अब करने से घबरा नहीं रहे हैं। मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। तो क्या देश के भीतर राजनीतिक परिस्थितियों ने ऐसी परिस्थिति बना दी जहां पर इस देश के नौकरशाह और तमाम संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं भी सत्ता के साथ खड़ी हो गई?
क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह देश चलाया जा सकता है, इसका खुला ऐलान मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने बहुत पहले कर दिया। और इस देश के भीतर जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुए, उस राजनीतिक परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन इस देश में संवैधानिक स्तर पर गवर्नेंस के तौर पर हुआ है। अब यह सवाल है कि एक तरफ संविधान के मातहत चलने वाले संगठन हैं, संस्थान हैं, दूसरी तरफ इस देश में चुनावी मौजूदगी और चुनावी परिस्थिति जो इस वक्त आकर खड़ी हो गई है। इन दो परिस्थितियों के बीच क्या वाकई अब सरकार फंस गई है कि वो कैसे कार्रवाई करे? जिन नेताओं का नाम लेती है जेल में डाल देगी, सजा सुना देगी, तो राजनीतिक लाभ उन्हें मिल जाएगा। अगर वो अपराधी हैं तो राजनीतिक लाभ क्यों मिलेगा? हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिन लगातार 50 घंटे पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से 3 दिन तक लगातार लगभग 21 घंटे पूछताछ हुई। अगर अपराधी हैं तो जेल में क्यों नहीं डाला गया? यह सवाल तो वडेरा के साथ भी है, और यह सवाल तो हर उस नेता के साथ है जिसको लेकर सवाल है अगर करप्शन है तो हेमंत सोरेन के खिलाफ साबित क्यों नहीं हो रहा है? और यहीं से महीन सी राजनीति निकलती है। अगर इस दौर में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो राजनीतिक तौर पर आज की तारीख में बीजेपी और उसके अपने संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मौजूदगी इस देश के भीतर खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि पहली बार सरकार और सरकार चलाने के रास्ते ही इस देश में बीजेपी चल रही है, आरएसएस चल रही है। तो राजनीतिक लड़ाई आने वाले वक्त में कैसे लड़नी है, यह सब कुछ मौजूदा मोदी सत्ता पर टिका है। इसीलिए दोनों तरफ से उसको दोनों हाथों से लाभ पहुंचाने की स्थिति में है कि किसी भी हालत में मोदी सरकार को हारना नहीं है, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या यह परिस्थिति बीजेपी और आरएसएस के साथ है? इनके भीतर क्या चल रहा है ये फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज सवाल यह है सबसे बड़ा कि क्या वाकई राजनीतिक तौर पर हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी को लगता है कि जहां पर आदिवासी लगभग 26.5%, वहां पर मुस्लिम तकरीबन 14.5% और उसके अलावे यादव है, ओबीसी के दूसरी जातियां हैं, दलित है, ये सब मिल जाएंगे तो झारखंड में भी सुपड़ा साफ तो नहीं होगा? जैसे मुस्लिम और यादव के साथ साथ दलित बैकवर्ड का वोट बिहार के भीतर है, यही सवाल दिल्ली के भीतर और पंजाब के भीतर होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर, और यही सवाल कमोवेश महाराष्ट्र के भीतर भी है। अगर बीजेपी अपने बूते महाराष्ट्र में रहती और वो शिवसेना को ना तोड़ती, करप्शन के रास्ते को चलते हुए वो इसे बड़ा मुद्दा बनाती, तो हो सकता था बीजेपी को लाभ मिलता। लेकिन उसने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, सारे करप्ट लोगों को साथ लिया, समझ ही नहीं आया कि किस रास्ते चलना है। और होते होते राजनीतिक परिस्थितियों में अब एक ऐसी सिचुएशन इस देश के भीतर आ गई है कि कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यानी एक भी सीट कहीं से मिल जाए तो उस बंदे को साथ ले लेना है। राजनीतिक तौर पर एक भी सीट गंवा रहे हैं तो उसको गंवाने नहीं देना है। सामने वाले को हो तो गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएगा। तो क्या राजनीतिक परिस्थितियां इससे पहले कभी ऐसी थी? हमें लगता है इसका असल परीक्षण कल से शुरू होगा इस देश के भीतर में, क्योंकि एक तरफ पूरा विपक्ष जुटेगा दिल्ली के रामलीला मैदान में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंचेंगे चुनावी मुनादी प्रचार के जरिए करने के लिए। और मेरठ के जरिए हो सकता है वह उनको बार बार अतीत याद आता हो, क्योंकि 2014 में भी शुरुआत मेरठ से ही की थी, 2019 में भी वहीं से की थी। दूसरी तरफ रामलीला मैदान, चाहे वो नेहरू का यहां भाषण हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का हो, और चाहे जेपी की मौजूदगी में दिया गया इंदिरा को चिताते हुए भाषण ही क्यों ना हो, राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में सिर्फ बात राजनीति की है या इस देश में चल रहे गवर्नेंस की है। और यह मजबूती राजनीतिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में जाने के बाद से क्या कहीं ज्यादा तीखी हो गई है? और यह आर पार की लड़ाई की बुनियादी है। यकीनी तौर पर यह एक ऐसी परिस्थिति है भारत की राजनीति के बीच जो कल से जिसकी शुरुआत होगी, उसके बाद जो तेवर और तलखी उभर कर आएंगे वह सिर्फ यही कहा जा सकता है, या तो बहुतों की गिरफ्तारी या फिर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा सिलसिला जिसमें इस देश की जनता की भागीदारी कैसे हो जाए, यही सवाल सबसे बड़ा विपक्ष के सामने होने वाला है। और शायद इसीलिए जो 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है उस पर गौर रखिएगा।
अब इस देश का नौकरशाह क्या सोचता है? उसके सामने मजबूरी है या वह कुछ सोच रहा है? इस देश के भीतर में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो मामले हैं उनको लेकर क्या क्या निर्णय आने वाले वक्त में लिए जाएंगे, उस पर सबकी नजर है और यह खुद भी समझ रहे हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि राजनीतिक तौर पर जो लड़ाई मौजूदा मोदी सरकार और विपक्ष के बीच की है, वह सिर्फ संवाद भाषण में गुम होगी या वो रास्ता कहीं ज्यादा आमने सामने साम दाम दंड भेद को साथ लेते हुए एक नई परिस्थिति की रचना करेगा। हमें लगता है एक नई परिस्थिति की लकीर इस देश में खिंचने को तैयार है, सिर्फ वक्त की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।